मिट्टी की रसोई वाली बहू को मिली आलीशान रसोई। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये थोड़े से बर्तनों को धोने में तो मेरे मिट्टी की रसोई में पूरा पानी फैल गया। चूल्हे के पास भी पानी चला गया। कितना कीचड़ कीचड़ हो गया। मैं इस कीचड़ में बैठकर खाना कैसे बनाऊंगी? वहीं दूसरी तरफ खाट पर लेटी अदिति की माँ अदिति को आवाज देते हुए, अदिति बेटिया, अभी तक रसोई का काम खत्म नहीं हुआ क्या? अगर 2 रोटी बन गई हैं तो अपनी माँ को दे दे, फिर कुम्हारी करने भी जाना है। जी माँ, अभी लेकर आई, बस 5 मिनट रुकिए। अब अदिति उस कीचड़ में बैठकर अपना चूल्हा जोड़ती है। लकड़ियां गीली हो गई हैं, जिस वजह से लकड़ियां ठीक तरीके से जल नहीं पा रही हैं और कितना काला धुआं निकल रहा है इस मिट्टी के चूल्हे में से। कुछ देर बाद अदिति अपनी माँ को आवाज देकर खाने के लिए बुलाती है। आइए माँ, रोटी बन गई है, खा लीजिए। अदिति मिट्टी की रसोई में अपनी माँ को बिठाकर मिट्टी की प्लेट में रोटी, सब्जी और प्याले में पानी निकाल कर देती है। मालती जैसे ही एक टुकड़ा खाने का खाती है कि तभी मिट्टी की रसोई से मिट्टी झड़ते हुए उसके खाने में गिर जाती है। ये राम, ये मिट्टी भी मेरी थाली में अभी ही गिरनी थी। अभी तो बस खाने का एक निवाला मुंह में लिया ही था कि मेरा सारा खाना खराब हो गया। रुकिए माँ, मैं अभी आपको दोबारा खाना निकाल कर देती हूँ। नहीं, रहने दे, मैं जानती हूँ कि अब तू मुझे अपने हिस्से का खाना दे रही है। तू खा ले बेटी, मैं अब शाम को ही खाऊंगी। मालती की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वो एक कमरे के घर में रहती थी जहाँ एक छोटे से कोने में उसने अपनी मिट्टी की रसोई बना रखी थी, जिसमें मिट्टी के कुछ बर्तन भी थे। मालती कुम्हार थी और बर्तनों को बेचकर ही अपनी बेटी का पेट पालती थी। ऐसे ही एक दिन अदिति अपनी मिट्टी की रसोई में काम कर रही थी। तभी गीता और मीरा अदिति से मिलने वहां पहुंचती हैं। अरे बाप रे अदिति, इस छोटे से रसोई में कैसे खाना बना रही है? ऊपर से तेरी रसोई भी मिट्टी की है, कितना डस्ट हो रहा है यहाँ पर। अरे तुम दोनों यहाँ पर क्यों आई? तुम चलो बाहर खाट पर बैठो, मैं चाय पानी लेकर आती हूँ। अदिति सभी को मिट्टी की प्याली में पानी देती है। गीता और मीरा पानी को पीते ही पानी को मुंह से उगल देती है। ओ गॉड अदिति, तूने हमें ये मिट्टी के ग्लास में क्यों पानी दिया है? पानी के साथ साथ मिट्टी भी हमारे गले में जा रहा है। तेरे घर में कोई नॉर्मल बर्तन नहीं है क्या? नॉर्मल बर्तन कहाँ से आएगा इसके घर में, जब इसकी रसोई ही मिट्टी की है। सॉरी यार, मेरी रसोई मिट्टी की है और माँ कुम्हार है, तो मिट्टी के रसोई के बर्तन भी सारे मिट्टी के ही हैं। ये ले, फिर पकड़ अपना पानी, मुझे नहीं पीना इस मिट्टी के ग्लास में पानी, और मैं जा रही हूँ। अदिति की दोस्तों का ऐसे चले जाना अदिति को बहुत खराब लगता है। तभी उसे रात वह उदास होती हुई अपनी माँ से कहती है, माँ, कब तक हमें इस मिट्टी की रसोई में गुजारा करना पड़ेगा? खाना बनाती हूँ तो मिट्टी की रसोई झड़कर खाने में गिरने लगती है। बर्तन धोती हूँ तो सारा पानी मिट्टी की रसोई में फैल जाता है और पूरी रसोई कीचड़ कीचड़ हो जाती है। और आज तो मेरी सहेलियां भी आई और मेरी बेइज्जती करके चली गई। माँ, मैं जानती हूँ अदिति बिटिया कि तुझे बहुत दिक्कत होती है मिट्टी की रसोई में, लेकिन क्या करूँ, ये हालत मुझे तेरे लिए कुछ करने ही नहीं देती। छोड़िए माँ, आप निराश मत होइए। ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं और एक दिन अदिति मिट्टी के मटके में पानी भरकर घर आ रही होती है कि तभी उसकी नजर रास्ते पर गिरे एक बेहोश लड़के पर पड़ जाती है। ये कौन बेहोश गिरा हुआ है? इसकी शक्ल तो आज से पहले कभी गांव में नहीं देखी। एक काम करती हूँ, मटके का ठंडा ठंडा पानी इनके मुंह पर मारती हूँ, तभी इन्हें होश आएगा। अदिति अपने दोनों हाथों से मटके में से पानी निकाल कर उस लड़के के मुंह पर मारती है। पानी की छींटे पड़ते ही वो लड़का उठकर खड़ा हो जाता है। आप ठीक तो है ना? जी शुक्रिया। अच्छा हुआ आप सही वक्त पर यहाँ आ गई और मुझे मेरी बेहोशी हालत में संभाल लिया। अगर आप सही समय पर यहाँ नहीं आती तो इस सुनसान रास्ते में मेरे साथ कोई हादसा भी हो सकता था। मोहन अदिति को धन्यवाद करता हुआ वहां से अपने घर लौट जाता है और घर आते ही वह सबसे पहले अपनी माँ से उस लड़की की चर्चा करता है। मोहन को अदिति पहली नजर में ही पसंद आ जाती है और वो इस बात का खुलासा अपनी माँ से बेझिझक कर देता है, जिसके बाद संध्या भी अपने बेटे का रिश्ता लेकर उस गरीब परिवार जाती है। अरे आप, क्या हुआ, कोई बात है क्या? हाँ बेटी, बात तो है, और वो बात यह है कि तूने जो पानी मेरे बेटे को पिलाया, उसने तो उस पानी को अमृत ही मान लिया और तुझे पसंद भी करने लगा। और ये मेरा इकलौता बेटा है, इसलिए इसकी खुशी के लिए मैं यहाँ मोहन का रिश्ता लेकर आई हूँ। अरे आइए ना, अंदर आइए आप लोग। मालती सबको घर के अंदर लाती है और खाट पर बिठाती है। खाट के सामने ही अदिति अपनी मिट्टी की रसोई में सबके लिए चाय बनाती है। कुछ देर बाद अदिति मिट्टी के प्याले में सबके लिए चाय लेकर आती है। अदिति, चाय तो बहुत अच्छी बनी है। कुछ देर बाद संध्या शादी की बात फिक्स करके वहां से चली जाती है। माँ, मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि अमीर लोग हमारे मिट्टी के रसोई को देखकर और मिट्टी के प्याले में चाय पीकर इतने खुश कैसे थे। बाकी सब तो हमारी मिट्टी की रसोई और बर्तन को देखकर घृणा करते हैं। तुम्हारे बर्तन गंदे हैं, तुम्हारी मिट्टी की रसोई साफ नहीं होती और तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन इन लोगों ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। शायद ये लोग भगवान के भेजे हुए फरिश्ते हैं, इसीलिए हमारे हर चीज को स्वीकार कर लिया।
अब मालती अपनी बेटी अदिति की पूरी विधि विधान के साथ शादी करवा देती है। आओ बहू, घर के अंदर आओ। अगले दिन सुबह अदिति अपनी सासू माँ के पास आती है। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है तो खाने में क्या बना दूं? बहू, तुझे जो पसंद है तू वो बना ले। अदिति अपनी सास की बात सुनकर रसोई की तरफ आती है और अपने आलीशान रसोई को देखकर अदिति की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बाप रे, कितना आलीशान रसोई है मेरे ससुराल में। और तो और यहाँ पर सारे बर्तन कितने सुंदर सुंदर डिजाइन के हैं, और यहाँ तो चूल्हा भी नहीं, ऑटोमेटिक गैस है। रसोई तो पूरी ऑटोमेटिक है और मुझे तो इस तरह की रसोई इस्तेमाल करनी ही नहीं आती है। अदिति दुविधा में खड़ी होती है कि तभी वहां पर कोमल आती है। क्या हुआ भाभी, परेशान लग रही हो? वो ननद जी शुरू से ही मिट्टी की रसोई में ही खाना बनाया है, तो अभी ये सब नया नया है मेरे लिए और मुझे कुछ भी इस्तेमाल करना नहीं आता, इसलिए आलीशान रसोई में। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। कोमल अपनी भाभी को आलीशान रसोई में कई तरह के सामान को इस्तेमाल करना सिखाती है, जिसके बाद अदिति अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर सबको डाइनिंग टेबल पर परोसती है। अरे वाह अदिति, चाय के साथ साथ तुम खाना भी बहुत लजीज बनाती हो। हाँ बहू, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। थैंक यू पापा जी और मोहन जी। अदिति अपने आलीशान रसोई में अब बहुत खुश रहती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ मिट्टी की रसोई में खाना बनाते हुए। पता नहीं अदिति कैसे इस मिट्टी की रसोई में खाना बनाती थी, मुझसे तो कुछ भी संभाला नहीं जा रहा मिट्टी की रसोई में। ऊपर से इतनी गर्मी लग रही है चूल्हे के पास। लेकिन भगवान का शुक्र है कि मेरी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो गई, जहां उसे एक आलीशान रसोई मिली होगी। मालती अपनी बेटी के लिए बहुत खुश थी। वहीं दूसरी तरफ अदिति के ससुराल में। बहू एक काम करो, चटनी खाने का बड़ा मन कर रहा है, तो 2-3 तरह की चटनियां बना लो। हाँ पिताजी, मैं बना देती हूँ, बस आप मुझे बता दीजिए कि सिलबट्टा कहाँ रखा है, फिर फटाफट मैं चटनी पीस कर तैयार कर दूंगी। क्या भाभी, आप सिलबट्टे पर चटनी पीसोगी? लेकिन हमारे घर में मसाला पीसने वाली मिक्सी है। अच्छा मिक्सी, ठीक है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। अब धीरे धीरे अदिति अपने आलीशान रसोई में सभी चीजों को इस्तेमाल करना सीख जाती है। तभी एक दिन गर्मी में अदिति अपने आलीशान रसोई में खाना बना रही थी कि तभी वहां कोमल आती है और एसी को रिमोट से ऑन करते हुए कहती है, अरे भाभी, आप इतनी गर्मी में खाना क्यों बना रही हैं जब रसोई में एसी लगा हुआ है? अच्छा, एसी भी है क्या? वो मेरा ध्यान नहीं गया, आदत नहीं है ना कभी एसी में खाना बनाने की। कोमल एसी को ऑन करके वहां से चली जाती है और अदिति अपनी आलीशान रसोई में ठंडी ठंडी हवाओं में खाना बना रही होती है कि तभी वहां अपनी माँ को याद करते हुए खुद से कहती है, हे भगवान, मुझे तो तूने ये आलीशान रसोई दे दिया जहां मैं एसी की ठंडी हवा में खाना बना रही हूँ, लेकिन मेरी माँ का क्या? वो तो आज भी उस मिट्टी की रसोई में गर्मी में परेशान होते हुए खाना बना रही होगी। काश आलीशान रसोई का सुख मेरी माँ भी भोग पाती। खुद से बातें करते हुए सभी काम को खत्म करके अदिति अपने कमरे में आराम करने जाती है। क्या हुआ अदिति, उदास लग रही हो? बोलो ना अदिति, चुप क्यों हो? मोहन के कई बार कहने पर भी अदिति उसकी बातों का जवाब नहीं देती। मेरी इतना पूछने पर भी अदिति तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम अपनी माँ को याद करके बहुत परेशान हो, क्योंकि उस वक्त जब तुम रसोई में खुद से बातें कर रही थी तो मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी और मैंने ये फैसला लिया था कि मैं कल ही तुम्हारी माँ के लिए एक आलीशान घर लूंगा जिसमें एक आलीशान रसोई भी होगी। आपने मेरी सारी बातें सुन ली। आप बहुत अच्छे इंसान हैं जो आपने मेरी माँ के लिए इतना सोचा। मुझे तो लगा था कि जब मैं आपसे ये सारी चीज बताऊंगी तो आपको ये बात जरा भी पसंद नहीं आएगी। अब अगले ही दिन अदिति अपने पति के साथ मिलकर अपनी माँ को एक आलीशान घर खरीद कर देती है जिसमें एक आलीशान रसोई होती है। माँ, अब तो ठीक है ना ये रसोई आपके लिए? हाँ बेटी, ये आलीशान रसोई बहुत अच्छी है। मालती भी मिट्टी की रसोई छोड़ आलीशान रसोई का सुख भोगने लगती है। आ गया बेटा, क्या बोला सुनार ने? माँ, अब भी 2 लाख रहते हैं, हमें और पैसे जोड़ने होंगे। क्या माँ, तुम्हें इतना महंगा 9 लाख का हार गिरवी रखना ही नहीं चाहिए था। 1-2 साल में मेरी शादी हो जाएगी और लगता है कि वो पुश्तैनी हार मुझे मिल भी नहीं पाएगा। काजल, तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि माँ जी ने वो खानदानी हार गिरवी क्यों रखा था। पापा जी की इतनी तबीयत खराब थी, हमारा बिजनेस पूरी तरह से डूब गया। आज हमारी गरीबी इस हद तक पहुंच गई है कि माँ जी को कच्चा आम बेचना पड़ रहा है और तुम्हारा भाई जो कि पढ़ा लिखा है वो एक प्राइवेट नौकरी में कुछ हजार कमाने के लिए मेहनत कर रहा है और फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। अरे बहू, रहने दे, ये मोटी बुद्धि कुछ नहीं समझने वाली। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं शाम के बदले पूरे दिन कच्चे आम बेचने का काम शुरू करूँ। जितनी जल्दी हम पैसे जोड़ेंगे उतनी जल्दी मैं अपना खानदानी 9 लाख का हार छुड़वा पाऊंगी। जी माँ जी, मैं अभी अंदर से कच्चे आम लेकर आती हूँ।
इस तरह तृप्ति अंदर से कुछ कच्चे आम लेकर आती है और शोभा एक बड़े से टोकरी में कच्चा आम और कुछ मसाले चाकू रखकर अपने सिर पर उन्हें बेचने के लिए जाती है। आंटी मुझे 5 रुपए का कच्चा आम दे दो और उसमें नमक मसाला अच्छी से डालना। हाँ बेटा, बस अभी देती हूँ। इतना बोल शोभा 5 से 10 रुपए में कच्चे आम पर मसाला नमक डालकर उन्हें बेचती है और शाम को थकी हारी घर आती है। और जब वो अपना आज का हिसाब जोड़ती है तो बड़ी ही उदास हो जाती है। अगर मैं दिन के इसी तरह 100-200 कमाती रही तो कैसे अपना 9 लाख का हार छुड़वाऊंगी। अगले साल तक काजल की भी शादी करनी है और ये मेरे घर का रिवाज है कि माँ अपना 9 लाख का हार अपनी बेटी को देती है। माँ, अगर तुमने अपना 9 लाख का हार मुझे नहीं दिया तो तुम्हारी तो वो परंपरा अधूरी ही रह जाएगी। माँ, आप ज्यादा मत सोचिए, मैं हूं ना, मैं और मेहनत करूंगा। अच्छा काजल, ये रख 500 रुपए। कल मुझे अपनी साइकिल ठीक करवानी है, जब मांगू तो याद से दे देना। काजल वो पैसे लेकर अपने सिरहाने के नीचे रख देती है और अगले दिन जब सुबह शोभा कच्चे आम लेकर निकलने लगती है तो तृप्ति अपनी सास से कहती है, माँ जी 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आम पन्ना बना देती हूँ। अगर कच्चे आम नहीं बिक रहे तो आप एक बार कच्चे आम के साथ आम पन्ना भी बेच कर देखना, क्या पता उससे आपका थोड़ा फायदा हो जाए। वैसे भी मैं घर में सिलाई का काम कर रही हूँ और मैंने सोच लिया है कि मैं भी पैसे जोड़ूंगी 9 लाख का हार छुड़वाने के लिए। इतना बोलकर तृप्ति कच्चे आम लेकर उसका आम पन्ना बनाने के लिए बैठ जाती है और कुछ देर में आम पन्ना बनाकर एक मिट्टी के मटके में डाल देती है। अब शोभा कच्चे आम और आम पन्ना लेकर जैसे ही घर से निकलने लगते हैं कि तभी वहां रवि आता है। काजल, मैंने तुम्हें रात को 500 रुपए दिए थे, जल्दी दे दो, मुझे साइकिल ठीक करवाने के लिए जाना है। क्या 500 रुपए? आपने मुझे 500 रुपए कब दिए? काजल, तू इतनी भुलक्कड़ है, हम सबके सामने रात में ही तुम्हारे भाई ने तुम्हें 500 रुपए दिए थे। बेटा, इसे देने से तो अच्छा तू अपनी बीवी को दे देता। ये तो 1 नंबर की लापरवाह इंसान है। इससे 500 रुपए तो संभाले नहीं गए, 9 लाख हार क्या संभालेगी। क्या मुझे दिए थे? पर मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। सच में काजल, तुम हद करती हो। चलो मैं अभी पैसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करती हूँ। इस वक्त हमारे लिए 1-1 रुपए जरूरी है और तुम हो कि ऐसी लापरवाही कर रही हो। भाभी, आप तो रहने ही दीजिए, आखिर आप दिखाना क्या चाहती हैं? नाराज काजल घर में कभी अपने बैग में पैसे देखती तो कभी रसोई के डिब्बों को खोलकर देखती है, पर तृप्ति काजल के सिरहाने को देखती है और उसे पैसे मिल जाते हैं। भगवान का शुक्र है कि पैसे मिल गए। माँ जी, रवि जी, पैसे मिल गए, ये लीजिए। भगवान का शुक्र है बहू जो तूने पैसे ढूंढ लिए। ये लड़की तो 1 नंबर की बेवकूफ है, पता नहीं कब समझदार होगी। इतना बोलकर शोभा कच्चे आम और आम पन्ना बेचने के लिए चली जाती है तो वहीं रवि भी अपनी साइकिल और पैसे लेकर घर से निकल जाता है और तृप्ति सिलाई करने के लिए बैठ जाती है। पर अपनी भाभी की तारीफ सुनकर काजल मन ही मन अपनी भाभी से जलने लगती है। जब से भाभी आई हैं, भैया और माँ मुझे ही सुनाते रहते हैं। भाभी हर वक्त यही दिखाने में लगी रहती है कि ये बहुत समझदार है और मैं बहुत बेवकूफ। पर इन लोगों को मैं साबित कर दूंगी कि मैं भी बहुत समझदार हूँ। इतना बोलकर काजल सभी से नाराज होकर बैठ जाती है और आज कच्चे आम के साथ आम पन्ना होने की वजह से शोभा की अच्छी कमाई होती है। गर्मियों में ठंडा ठंडा आम पन्ना पीने को मिल जाए तो बात ही क्या है काकी। अब तो तुम 20 रुपए के कच्चे आम भी दे दो मुझे। और काकी, मुझे 2 आम दे दो, सोच रही हूँ कि आज घर पर कच्चे आम की चटनी बना लूं। बाकी दिन से आज के दिन शोभा की अच्छी कमाई हुई थी, इसलिए वो काफी खुश होती है और घर आते ही अपनी बहू की तारीफ करने लगती है। सच में मेरी बहू के हाथ में तो बरकत है। आज उसने कच्चे आम के साथ मुझे आम पन्ना क्या दिया, देखो मैंने पूरे दिन में 500 रुपए कमा लिए। हाँ, वो तो है माँ। हाँ, भाभी तो इस घर की लक्ष्मी है, मैं तो आपकी कुछ हूँ ही नहीं ना। पहले तू बड़ी और समझदार हो जा और चीजों को संभाल कर रखना सीख ले। देख, मैंने तुझे कल भी बोला था कि तेरी भाभी प्रेग्नेंट है, तू सारे कपड़े तय लगा कर रख दे, पर अब भी सारे कपड़े वैसे के वैसे ही रखे हैं। बार बार अपनी भाभी की तारीफें सुनकर काजल जलने लगती है और इसी तरह पूरा परिवार पाई पाई जोड़ता है। ऐसे ही एक दिन जब तृप्ति घर के कामों में बिजी होती है तो शोभा और रवि अपने जोड़े हुए पैसे काजल को देते हैं। देख काजल, बड़ी मुश्किल से ये पैसे जोड़े हैं, 2 दिन बाद लड़के वाले तुझे देखने के लिए आएंगे और तेरा रिश्ता भी पक्का हो जाएगा। तो अब तुझे लापरवाही छोड़कर कुछ जिम्मेदारियों को संभालना होगा। माँ, बेफिक्र रहो, अब आपकी बेटी बहुत समझदार है। इतना बोलकर काजल वो पैसे रसोई में जाकर चावल के डिब्बे में रख देती है और कुछ दिनों बाद जब शोभा काजल से वो पैसे मांगती है तो काजल कुछ पैसे अपनी माँ को कम देती है। ये क्या है काजल, मैंने तुझे 50,000 रुपए दिए थे और तू मुझे सिर्फ 48,000 रुपए दे रही है। 2,000 रुपए कहाँ गए? माँ, तुमने जितने पैसे दिए थे मैं तुम्हें उतने ही दे रही हूँ, तुमने ही 2,000 रुपए कम दिए होंगे।
काजल, झूठ बोलने की भी हद होती है। तुम सच सच क्यों नहीं बोलती? तुम जो उस दिन शॉपिंग करके आई थी वो माँ जी के पैसों से करके आई थी ना। शर्म कर ले काजल, मैं यहाँ तेरे लिए एक एक पैसे जोड़कर अपना 9 लाख का हार छुड़वाने में लगी हूँ और तू है कि पैसे उड़ाने में लगी है। शादी के बाद ऐसे घर संभालेगी? शोभा उस दिन के बाद पर फिर कभी काजल पर विश्वास नहीं करती और घर की जिम्मेदारी से लेकर सारे पैसे अपनी बहू के हाथों में देती है। ये देख काजल मन ही मन अपनी भाभी से और नफरत करने लगती है। ऐसे ये एक रात, ये ले बेटा, पूरे 1 लाख रुपए 80,000 हो गए हैं। तू सुनार से कहना 20,000 रुपए हम बाद में दे देंगे। 2 दिन बाद बहू का जन्मदिन आ रहा है। मैं सोच रही हूँ कि उस दिन 9 लाख का हार बहू को उसका बर्थडे गिफ्ट दे दूं, क्योंकि तेरी बहन 1 रुपए नहीं संभालना जानती, तो 9 लाख का हार कहाँ से संभालेगी। पर माँ, ऐसे तो काजल को बुरा लग जाएगा। लगता है बुरा तो लगे, मैंने फैसला कर लिया है। कमरे के बाहर खड़ी काजल सारी बात सुन लेती है और 2 दिन बाद जब सुनार से रवि 9 लाख का हार लेकर घर आता है तो वो घर आते ही वो हार सबके सामने अपनी बीवी को दे देता है। तृप्ति, ये हार बहुत कीमती है, इसे संभाल के रखना। काजल पर भरोसा करना बेवकूफी होगी, इसलिए तो मैं दे रहा हूं। हाँ हाँ, जिसको जो देना है दे दो, मैं तो हूं ही बेवकूफ। पर देख लेना, भाभी भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल नहीं पाएंगी। मैं भी देखती हूँ मेरे होते हुए कैसे माँ ये 9 लाख का हार भाभी को देती है। जलन में आकर काजल एक फैसला करती है और जब तृप्ति 9 लाख का हार अपनी पेटी में रखती है तो वो ये सब देख लेती है और जब घर में कोई नहीं होता तो इस बात का फायदा उठाकर वो 9 लाख का हार छुपाकर अपने पास रख लेती है। देखते ही देखते तृप्ति का जन्मदिन आ जाता है, जहां घर वाले अपने हाथों से गुब्बारे से घर सजाते हैं और तृप्ति अपने घर वालों के साथ अपना बर्थडे केक काटती है। और कुछ देर बाद, बहू, रवि ने जो तुम्हें 9 लाख का हार रखने के लिए दिया था वो मुझे दे दो। मैंने आज बहुत बड़ा फैसला लिया है। वैसे तो ये 9 लाख का हार हमारे खानदान में एक माँ अपनी बेटी को देती है, पर मेरी बेटी इसे संभालने लायक नहीं है और तेरे हाथों में बरकत है। मुझे पूरी उम्मीद है तू इस परंपरा को आगे अच्छे से चला पाएगी, इसलिए मैं अपना 9 लाख का हार तुझे सौंप रही हूँ। क्या, मुझे? हाँ बहू, तुझे। अब जाओ और जाकर हार लेकर आओ। अब तृप्ति अपने कमरे में जाकर पेटी से 9 लाख का हार लेकर आती है और अपनी भाभी के हाथ में 9 लाख का हार देख काजल हैरान हो जाती है और उसके हाथों से हार छीनकर बोलती है, ये हार तुम्हारी पेटी में क्या कर रहा है? इसे तो मैंने चोरी कर लिया था ताकि माँ को समझ में आ सके इस हार की हकदार तुम नहीं, मैं हूँ। काजल, जब तुम अपनी भाभी की पेटी से हार चोरी कर रही थी तब मैंने देख लिया था, पर मैंने किसी को सच्चाई नहीं बताई क्योंकि मैं चाहता था कि तुम अपनी सच्चाई खुद बोलो। और देखा तुमने अपनी सच्चाई कबूल कर ली। मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। मैंने बिल्कुल सही फैसला लिया। इस 9 लाख का हार की हकदार तू नहीं, मेरी बहू है, और आज तूने ये साबित कर दिया। उस दिन शोभा का विश्वास अपनी बेटी से उठ जाता है, जिसके बाद वो अपनी बेटी से बात करनी बंद कर देती है और गुजरते समय के साथ काजल को अपनी गलती का एहसास होता है और बहुत जल्द उसकी शादी हो जाती है। माँ, इस बात को 6 महीने से ऊपर हो गए, अब मेरी शादी भी हो गई है। क्या अब भी आप मुझे माफ नहीं करोगी? मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मैं आपसे वादा करती हूँ ऐसी गलती मैं ससुराल में कभी नहीं करूंगी। सही कहा था आपने, उस 9 लाख का हार की हकदार मैं नहीं, भाभी ही है। और देखो उनके गले में वो हार कितना जच रहा है। अपनी गलतियों की माफी मांगकर काजल अपने ससुराल चली जाती है और शोभा अपनी बेटी को माफ कर देती है और तृप्ति उस 9 लाख का हार को हमेशा संभाल के रखती है।